गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज हम लेकर आए हैं 27 और 28 दिसंबर के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने कृत्रिम हृदय बनाया है? तो आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय बनाया है। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ। हृदय रोगियों के लिए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों और हृदय रोग विशेषज्ञों ने मिलकर कृत्रिम दिल तैयार किया है, जिससे हृदय का प्रत्यारोपण हो सकेगा। केजीएमयू के 118वें स्थापना दिवस के अवसर पर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय कंद्रिकर ने बताया कि 2023 में ट्रायल होने के बाद समय बताया आने वाले 2 वर्षों में कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण इंसान में किया जा सकेगा। केजीएमयू के सेल्वी हॉल में 118 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस समारोह किया गया। इस अवसर पर केजीएमयू के 52 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल समेत कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इसकी कुछ मुख्य बिंदु है वो देख लेते हैं। चलिए, प्रोफेसर अभय कंद्रिकर ने कहा कि संस्थान के 10 वैज्ञानिक और चिकित्सकों की टीम ने कृत्रिम दिल तैयार किया है। आने वाले फरवरी से पहले फेज का ट्रायल शुरू किया जाएगा। कृत्रिम हृदय का उद्देश्य शरीर में खून को सही रूप से सभी अंगों तक पहुंचाना होगा। यदि कामयाबी मिलती है तो इससे प्रत्यारोपण भी किया जा सकेगा। हालांकि वर्तमान में अभी इसमें काम चल रहा है। प्रोफेसर अभय ने कहा कि कोरोना काल ने हमें कई तरीके से मजबूत किया बनाया है। भारत में चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने मिलकर इलाज के कई नए तकनीक तैयार किए और संक्रमितों की जान बचाई है। विदेशों से 10 से 12 लाख रुपए में आने वाले वेंटिलेटर को महज 90 दिन में तैयार कर सिर्फ 2.5 लाख रुपए में ही भारत के वैज्ञानिकों ने उपलब्ध करवाया। तो ये कुछ इसके मुख्य बिंदु थे। बाकी इसमें याद करने का ये है कि केजीएमयू के सेल्वी हॉल में 118 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस समारोह किया गया, जहां पर आईआईटी के कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय कंद्रिकर ने 2023 में ट्रायल होने के बाद बताया कि जो ट्रायल हो गए वो हो गए फरवरी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 27 दिसंबर। 27 दिसंबर। तो इसके बारे में देख लेते हैं। महामारी का दिवस कब शुरू किया गया है, क्यों शुरू किया गया है, क्या महत्व है इसके, ये सब चीज़ें देखते हैं, फिर आगे नए एक क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रूप में चिन्हित किया। कोविड-19 महामारी से त्रस्त मनुष्यों ने महामारी की तैयारियों के बारे में कठिन से सीखा है। भविष्य के प्रकोपों के लिए तैयार करने और सभी स्तरों पर महामारी के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए यह दिन पहली बार पिछले दिसंबर में मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के खिलाफ तैयारियों, रोकथाम और साझेदारी के महत्व की वकालत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। अभी देख लेते हैं इस दिवस का उद्देश्य क्यों बनाया गया है इसको। इस दिवस का उद्देश्य सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करना है। इससे भविष्य में कोविड-19 जैसी परिस्थितियों को रोकने में मदद मिलेगी। अब इस दिन का महत्व देख लेते हैं क्या है इस दिन। WHO के एक बयान के अनुसार समय की आवश्यकता उन प्रणालियों में निवेश करना है जो विशेष रूप से सबसे गरीब देशों की स्वास्थ्य प्रणालियों, आपूर्ति श्रृंखला और आजीविका को बाधित करने की क्षमता वाले प्रकोपों का पता लगाने, रोकने और प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य वन हेल्थ दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाना है, जो अन्य संबंधित क्षेत्रों के साथ साथ पौधे के स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य के एकीकरण को बढ़ावा देता है। तो WHO इसमें पौधों के स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य के बारे में भी जोर देता है। तो ये हमारा हो गया महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, SBI फंड्स मैनेजमेंट ने किन्हें कंपनी का नया MD CEO नियुक्त किया है? हाँ जी, शमशेर सिंह जी को SBI फंड्स मैनेजमेंट ने कंपनी का नया MD और CEO नियुक्त किया है। तो जरा SBI फंड्स के बारे में जान लेते हैं। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने शमशेर सिंह को कंपनी का प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त किया है। परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने बयान में कहा कि
सिंह को विनय एम टोन्स की जगह नियुक्त किया गया है। विनय एम टोन्स की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह भारतीय स्टेट बैंक SBI में उप प्रबंध निदेशक थे। सिंह के पास निवेश बैंकिंग, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट बैंकिंग और शाखा बैंकिंग समेत विभिन्न कार्य क्षेत्रों में 32 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है। वह जून 1990 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में SBI में शामिल हुए थे। SBI फंड्स मैनेजमेंट SBI और यूरोप की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधक अमुंडी का संयुक्त उद्यम है। तो SBI फंड्स मैनेजमेंट क्या है? SBI और यूरोप की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधक अमुंडी का संयुक्त उद्यम है, संयुक्त है। तो अभी ये देख लेते हैं SBI के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो परीक्षा में आ सकते हैं। SBI का अभी अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। SBI मुख्यालय मुंबई में है। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 से हुई। तो ये अपने 30 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस रिसर्च के अनुसार भारत 2035 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका उत्तर है CEBR। ये ब्रिटेन की कंसल्टेंसी संस्था है जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, CEBR। इसने बताया कि भारत 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत 5वें नंबर पर है। संस्थान ने अपने वार्षिक वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर औसतन 6.4% रहने की उम्मीद है। इसके बाद के 9 वर्षों में विकास दर औसतन 6.5% रहने की संभावना है। CEBR ने कहा 2037 तक विश्व का सकल घरेलू उत्पाद दोगुना हो जाएगा क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं विकसित देशों के पास पहुंच जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल शीर्षक वाली इसकी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट विश्व स्तर और देशवार व्यापक आर्थिक विकास को ट्रैक करती है। इस रिपोर्ट में यह दुनिया के 191 देशों के लिए पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है। इसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल, जिसमें यह 191 देशों के लिए पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है। उसमें से इंडिया के लिए भी इसने किया है। 26 दिसंबर 2022 को जारी रिपोर्ट के 14वें संस्करण के अनुसार अगले 5 वर्षों में भारत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि औसतन 6.4% रहने की उम्मीद है और फिर उसके बाद के 9 वर्षों में भारत की विकास दर औसतन 6.5% रहने की उम्मीद है। यह उम्मीद करता है कि 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट किए गए वार्षिक परिप्रेक्ष्य वर्ग में भारत 2022 में विश्व आर्थिक लीग तालिका में 5वें स्थान से चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद 2037 तक विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार भारत के 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। SBI की इकोरेप की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2029 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना। IMF के अनुसार 2022-23 में भारत के ग्रेट ब्रिटेन से आगे निकल जाने और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। तो IMF के अनुसार IMF बोलता है कि 2027-28 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है, जबकि SBI की इकोरेप के रिपोर्ट के अनुसार भारत 2029 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना बताते हैं। लेकिन CEBR जो कि ब्रिटेन की एक कंसल्टेंसी संस्था है, तो ये बताती है कि भारत 2035 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ये अपना हो गया, ये 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर आता है? तो यह आया अपना भारतीय व्यंजन 5th स्थान पर आया है। टेस्ट एटलस के अनुसार भारत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में 5वें स्थान पर है। यह रैंकिंग सामग्री, व्यंजन और पेय पदार्थों के लिए दर्शकों के वोटों पर आधारित है। रैंकिंग में इटली का भोजन पहले स्थान पर है। इसके बाद ग्रीस और स्पेन का स्थान है। चीनी व्यंजन जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है, सूची में 11वें स्थान पर है। भारत को 4.54 अंक प्राप्त हुए और देश के सर्वोत्तम रेटेड खाद्य पदार्थों में गरम मसाला, मलाई, घी, मक्खन, लहसुन
नान, कीमा शामिल है। इस सूची में कुल 460 आइटम है। इसके अलावा सूची में श्री ठाकर भोजनालय मुंबई, करावल्ली बेंगलुरु, बुखारा नई दिल्ली, दमपुक्त नई दिल्ली, कोमोरियन गुरुग्राम और 450 अन्य भारतीय व्यंजनों के लिए सबसे अच्छे रेस्तरां हैं। तो देख लेते हैं दुनिया में शीर्ष कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, पहले नंबर पे है इटली, सेकंड है यूनान, थर्ड है स्पेन, फोर्थ है जापान, फिफ्थ भारत, सिक्स मैक्सिको, सेवन तुर्की, एथ संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस, 9 फ्रांस, 10वां नंबर पे है पेरू। तो इसमें भारत आया फिफ्थ नंबर पे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अनिल कुमार लाहोटी जी को। अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक को एक सप्ताह पहले बोर्ड के सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 1 जनवरी को विनय कुमार त्रिपाठी से अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। विनय कुमार त्रिपाठी जी से अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। लाहौटी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स IRSC के 1984 बैच के हैं और उनकी नियुक्ति रेलवे बोर्ड के शीर्ष प्रबंधन में से एक ओवरहॉल का एक हिस्सा है। पिछले महीनों में रेलवे बोर्ड के सदस्य पदों के लिए कोई पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं की गई थी, क्योंकि यह एक नई एकीकृत सेवा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में परिवर्तन कर रहा था। अनिल कुमार लाहोटी जी के बारे में जान लेते हैं, कहाँ है, क्या किया उन्होंने, रेलवे में क्या क्या किया अभी तक। तो अनिल कुमार लाहोटी ने पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें जमीन और हवाई क्षेत्र का व्यावसायिक विकास और सार्वजनिक निजी क्षेत्र का विकास शामिल है। उन्होंने आनंद विहार की और एक दिशात्मक टर्मिनल की योजना और निर्माण भी किया है। दिल्ली में भीड़भाड़ कम करने के लिए आनंद विहार और नई दिल्ली स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार के विकास की योजना में महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने रेलवे में प्रशासनिक अधिकारी निर्माण, मुख्य निर्माण अभियंता निर्माण, रहते हुए लाइनों दोहरीकरण, यार्ड रिमॉडलिंग और महत्वपूर्ण पुलों की ढांचागत परियोजनाएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, फसाई का पूरा नाम बता देता हूँ। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? गंजी कमलाबी राव को फसाई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इनके बारे में। गंजी कमलाबी राव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। गंजी कमलाबी राव वर्तमान में पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक है। तो आइए जान लेते हैं गंजी कमलाबी राव के बारे में। गंजी कमलाबी राव केरल कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी है। उन्होंने कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन पर भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने त्रिवेंद्र में केरल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य किया है। अब फसाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है। फसाई मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। यह समय समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भी जांच करता है। तो चलिए हो गया अपना ये क्वेश्चन। बस इसमें 1-2-3 बात है जो याद करने की। जो खाद्य, एक तो गंजी कमलाबी राव जिन्हें भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है फसाई में, और जो बातें हैं वो इसमें है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे में।
कि केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया। वो जो भी है सारा इसी में ही है जो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है NHI के अध्यक्ष और DDA के VC किन्हें नियुक्त किया गया है। तो मैं NHI तो आप सब जानते ही होंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, और DDA है दिल्ली विकास प्राधिकरण। तो NHI के अध्यक्ष तो बनाए गए हैं संतोष कुमार यादव और DDA के VC की नियुक्त किया गया है सुभाषिष पांडा जी। तो आइए जान लेते हैं संतोष कुमार यादव जी और सुभाषिष पांडा जी के बारे में। संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार उन्हें NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश कैडर के 1997 बैच के IAS अधिकारी सुभाषिष पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गंजी कमलावी राव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, FSI, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जिम्मा सौंपा गया है। केरल कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी राव वर्तमान में भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक है। वही हितेश कुमार S मकवाना को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश कैडर के 1997 बैच के IAS अधिकारी रजनीश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त हो गए। तो मैंने कुछ जो अभी नई पोस्टिंग हुई है उनको एक साथ लाने का एक प्रयास किया है जिससे आपको अच्छे से याद हो सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो FSI ने यूपी की जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है। तो वो है बुलंदशहर। इससे पहले इस यूपी की जिस जेल को 5 स्टार रेटिंग दी गई थी वो थी फर्रुखाबाद जेल। देखते हैं इसके बारे में क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल को 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। बता दें कि जेल में रसोई में पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता तथा भंडारण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है। जेल द्वारा प्रदान किए गए भोजन को 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया है। फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश से यह टैग पाने वाली बुलंदशहर जेल दूसरी जेल है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि फर्रुखाबाद जेल पहले थी जिसे 5 स्टार रेटिंग दी गई थी FSI के द्वारा, अब यूपी से दूसरी जेल बन गई है बुलंदशहर जेल जिसे 5 स्टार रेटिंग दी गई है FSI के द्वारा। इस मामले में बुलंदशहर जिला कारागार के जेल अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि FSI की टीम ने कड़े उपायों पर रसोई की भोजन की गुणवत्ता, भंडारण व स्वच्छता का निरीक्षण किया था। इसके आधार पर बुलंदशहर जेल को FSI के द्वारा सम्मान दिया गया है। टीम ने अपने निरीक्षण में पाया कि जेल अधिकारियों और बंदियों ने सौंदर्यीकरण, साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा के लिए व्यापक रूप से काम किया है। तो ये हमने देख लिया। इसमें से सिर्फ एक तो ये क्वेश्चन है और ये याद रखने के लिए कि फर्रुखाबाद जेल यूपी का पहला जेल था जिसे 5 स्टार रेटिंग दी गई थी। और बाकी तो चलिए हो गया ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सरकार ने गंगा बेसिन में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये है 2700 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसमें 12 परियोजनाएं चलेगी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीवरेज बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दी गई है। और ये परियोजना को मंजूरी दी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 46वीं बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। बिहार में दाऊद नगर और मोतिहारी कस्बों के लिए क्रमशः 42.25 और 149.15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। यूपी में 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें से एक प्रयागराज में सीवरेज बुनियादी ढांचे के विकास पर के लिए है।
पश्चिम बंगाल में आदि गंगा नदी के कायाकल्प के लिए 653.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है। घनबाग में 808.33 करोड़ रुपए की लागत से 5 STP के निर्माण की परियोजना स्वीकृत की गई है। यह परियोजना दामोदर नदी में प्रदूषण कम करने के लिए है। उत्तराखंड और बिहार के लिए वर्ष 22-23 में वनारोपण कार्यक्रम भी स्वीकृत किया है, जिनकी अनुमानित लागत 42.80 करोड़ है। वनारोपण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के दृष्टिकोण के साथ जलवायु के प्रति लचीले और टिकाऊ परिस्थिति तंत्र के प्रबंधन के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना है। 5 राज्यों के लिए गंगा नदी के तटों के निकट उनके संरक्षण और क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ साथ लोक वानस्पतिक उद्देश्यों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से पुष्प विविधता का वैज्ञानिक अन्वेषण नामक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। इंडियन बैंक ने अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME प्रेरणा कहाँ लॉन्च किया? इसे इन्होंने लॉन्च किया राजस्थान में। तो MSME मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो होते हैं उन सबको एक साथ बोलते हैं। तो MSME प्रेरणा इन्होंने एक कार्यक्रम बनाया, अपने तरीके पहली पहल है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक ने राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम MSME प्रेरणा शुरू किया है। MSME प्रेरणा किसी भी बैंक के द्वारा देश में MSME क्षेत्र के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। इसका उद्देश्य है स्थानीय भाषाओं में कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना है युवाओं को, तथा आवश्यक वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल प्राप्त करने में सहायता करना है। व्यवसाय में संकट से निपटने की क्षमता, क्रेडिट रेटिंग और जोखिम प्रबंधन की गतिशीलता की समझ बढ़ाना है। अब जरा हम ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं थोड़ा सा कि MSME का विनियम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत किया जाता है। इस कानून ने भारत में MSME को परिभाषित किया है। विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में लगे उद्यमों या व्यवसायों को उनके कारोबार और संयंत्र मशीनरी में निवेश के आधार पर सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में परिभाषित किया गया है। तो सूक्ष्म तो बोलते हैं जिनका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से कम होता है और मशीनरी या उपकरण में अधिकतम 1 करोड़ रुपए लगाए हुए होते हैं, तो सूक्ष्म होते हैं। लघु उद्योग में संयंत्र और मशीनरी में 10 करोड़ रुपए लगाए गए होते हैं और जिनका वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए होने चाहिए, 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो लघु उद्यम है। मध्यम उद्यम जहाँ संयंत्र और मशीन में या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपए है और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपए है, से अधिक नहीं होता है, वो मध्यम उद्यम होता है। अब जरा इंडियन बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में एक निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में हुई थी। 1969 में भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। ये एक लाइन है कि 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गृह मंत्रालय किस राज्य के 2 स्थानों के नाम में बदलाव को मंजूरी दी है? तो हाँ, उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम में बदलाव की मंजूरी दे दी गई है। तो ये कौन कौन से हैं? तो पहला तो है गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेली अफगान नाम का नाम बदल के तेल या शुक्ल करने के लिए मंत्रालय अनापत्ति NOC जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय नाम परिवर्तन के प्रस्तावों पर संबंधित एजेंसियों के परामर्श के बाद मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार विचार करता है। तो हम ये देख लेते हैं कि गृह मंत्रालय अगर किसी भी जगह का नाम बदलने की NOC देता है तो उससे पहले वो कौन कौन से विभाग से सहमति लेता है। तो वो है रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तब वो NOC देता है। किसी गांव, कस्बे या शहर का नाम बदलने के लिए कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है। अधिकारी ने कहा कि किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में साधारण बहुमत से साथ संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। अब आपको पता ही होगा कि चौरी चौरा के 100 साल पूरे होने वाले हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो गलत तथ्य बताए जाते हैं उस विषय के बारे में उन्हें दुरुस्त किया जाए। अब इसी कड़ी में चौरी चौरा के मुख्य बाजार और नगर पंचायत मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर
चोरी चोरा नगर करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। वहीं देवरिया जिले के एक गांव की पहचान बदलने जा रही है। ये बरहज तहसील में एक गांव तेलिया अफगान है। अब इसे तेलिया शुक्ल किया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों में इसका नाम तेलिया अफगान है, लेकिन लोग इसे तेलिया शुक्ल नाम से भी जानते पहचानते हैं। सरकारी भवनों पर जहाँ तेलिया अफगान तो वहीं स्थानीय स्तर पर लोग इसे तेलिया शुक्ल ही लिखते हैं। बीते 2 साल से इसका नाम बदलने की कवायद चल रही थी। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक रिलायंस ने 2850 करोड़ रुपए में किस जर्मन फर्म के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण किया है? तो यह है मेट्रो एसी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2850 करोड़ रुपए में जर्मन फर्म मेट्रो एसी के भारत में थोक कारोबार का अधिग्रहण करेगी। इस अधिग्रहण से रिलायंस के मुखिया अरबपति मुकेश अंबानी भारत के विशाल खुदरा क्षेत्र में अपनी प्रमुख स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी आरबीएल रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने 100% हिस्सेदारी की खरीदारी के लिए मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह डील 2850 करोड़ रुपए में की गई। जर्मन कंपनी मेट्रो एजी 2003 में कैश एंड कैरी बिजनेस फॉर्मेट पेश करने वाली पहली कंपनी के रूप में भारत में कारोबार शुरू किया था। वर्तमान में यह कंपनी 3500 कर्मचारियों के साथ 21 शहरों में 31 बड़े प्रारूप स्टोर संचालित करती है। मल्टी चैनल B2B कैश एंड कैरी होलसेलर के रूप में कंपनी की भारत में 3 मिलियन से अधिक B2B ग्राहकों तक पहुंच है। इनमें से 1 मिलियन ग्राहक अपने स्टोर नेटवर्क और B2B ऐप के माध्यम से खरीदारी करते हैं। मेट्रो इंडिया ने खुद को किराना और अन्य छोटे व्यवसायियों और व्यापारियों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 22 सितंबर 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में मेट्रो इंडिया ने 7700 करोड़ यानी कि 926 मिलियन यूरो की बिक्री की है, जो भारतीय बाजार में प्रवेश के बाद से कंपनी का सबसे अच्छा बिक्री का प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है सी रंगराजन, जो कि 19वें गवर्नर थे RBI के, और ये एक अर्थशास्त्री भी थे और पूर्व संसद सदस्य भी थे। तो जान लेते हैं इनके बारे में, फिर इनकी पुस्तक की सार के बारे में देखते हैं क्या है। सी रंगराजन ने फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक एक पुस्तक लिखी। इसे पेंगुइन ध्रुव द्वारा प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व संसद सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन का संस्मरण है। यह स्वतंत्रता के बाद के योजना युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन पर चर्चा करता है। भारत किताब को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है RBI और योजना, दूसरा RBI के गवर्नर और तीसरा है RBI से परे। तो देख लेते हैं इस पुस्तक का सार क्या है। इस पुस्तक में अनुभवी अर्थशास्त्री और नीति निर्माता ने 1982 में RBI में विशुद्ध रूप से आकस्मिक प्रवेश के साथ अपनी पेशेवर यात्रा का एक आकर्षक खाता प्रदान किया है। रंगराजन, जिन्हें भारत के आर्थिक सुधारों के इतिहास में सबसे बड़े आंकड़ों में से एक माना जाता है, महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। RBI के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो क्रांतिकारी सुधार लागू किए, उनमें ब्याज दरों का विनिमय, विवेकपूर्ण मानदंडों को धीरे धीरे कड़ा करके बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना, वित्तीय बाजारों का निर्माण और पोषण करना, उन्हें गहराई और जीवंतता देना, बाजार में स्थानांतरित करना शामिल था। रंगराजन ने 1982 और 2014 के बीच की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है, विशेष रूप से धन और वित्त के क्षेत्रों में न केवल क्या हुआ बल्कि उनके पीछे की प्रेरणा और प्रक्रिया को भी समझाया। एक सार्वजनिक शख्सियत और भारत में आर्थिक परिवर्तन के एक वास्तुकार के रूप में वह राजनीतिक और आर्थिक दोनों अभिनेताओं के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी सोचते हैं। फॉक्स इन द रोड न केवल एक ऐसे व्यक्ति का संस्मरण है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया और कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला, बल्कि यह भारत की विकास गाथा का एक आकर्षक लेखा जोखा भी है। यह इस बात का वर्णन है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया और हम कहाँ सफल हुए और कहाँ असफल हुए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना का इंजीनियर इन चीफ
किन्हें नियुक्ति किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद बालिया जी को। तो आइए ज़रा जान लेते हैं इनके बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद बालिया को भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि वे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1986 बैच के एक अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल बालिया भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने वहां प्रतिष्ठित रजत पदक भी प्राप्त किया है। अब जरा लेफ्टिनेंट जनरल वालिया के बारे में जान लेते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। लेफ्टिनेंट जनरल वालिया ने पहले रेगिस्तान क्षेत्र में एक स्वतंत्र स्क्वाड्रन, जम्मू और कश्मीर में एक रेजिमेंट और पश्चिमी मोर्चे पर एक इंजीनियर ब्रिगेड की कमान संभाली थी। उन्होंने बेंगलुरु में MEG सेंटर की भी कमान संभाली। वे सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में प्रशिक्षक भी थे। प्रसिद्ध अधिकारी ने एक माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, MOD सेना के एकीकृत मुख्यालय में इंजीनियर इन चीफ की शाखा में निदेशक, स्ट्राइक कोर में ब्रिगेडियर की और एक कमांड के चीफ इंजीनियर के रूप में प्रतिष्ठित कर्मचारी नियुक्तियां भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे मंत्रालय कितने छोटे स्टेशनों का नवीकरण करेगा? छोटे स्टेशन, 1000 छोटे स्टेशनों का जान लेते हैं। रेल मंत्रालय ने आने वाले वर्ष में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना विकसित की है। स्टेशन मास्टर की स्टेशनों के मेगा अपग्रेडेशन से प्रेरित सुविधाएं से लैस होगी। ये योजना रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान और अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है। इस योजना के प्रमुख बिंदु जान लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। स्टेशनों में रूफटॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी ट्रैक और 5G कनेक्टिविटी के प्रावधान शामिल होंगे। ये योजना उन सभी पिछली पुनर्विकास परियोजनाओं को समाहित कर लेगी जहाँ काम शुरू होना बाकी है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों की मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चरणों में मास्टर प्लान का कार्यान्वयन करना है। योजनाओं और परिणामों को फुटफॉल और हितधारकों से इनपुट जैसे कारकों के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा। जोनल रेलवे को रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा अनुमोदित स्टेशनों के चयन की जिम्मेदारी दी गई है। मॉडल में स्टेशनों के कम लागत वाले पुनर्विकास की परिकल्पना की गई है, जिसे समय पर निष्पादित किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य पुरानी इमारतों को लागत कुशल तरीके से स्थानांतरित करना है ताकि उच्च प्राथमिकता वाले यात्रियों से संबंधित गतिविधियों के लिए स्थान जारी किया जा सके और भविष्य के विकास को अंजाम दिया जा सके। इन स्टेशनों का तेजी से पुनर्विकास करने का लक्ष्य है। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में CEO पद पर किन्हें फिर से नियुक्ति की मंजूरी मिली है? भास्कर बाबू को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भास्कर बाबू रामचंद्रन की सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO के पद पर 3 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है। बैंक ने शेयर बाजारों को सूचित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 दिसंबर 2022 को भास्कर बाबू रामचंद्र की बैंक में 3 वर्ष के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह आदेश 23 जनवरी 2023 से प्रभाव में आएगा। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। भास्कर बाबू रामचंद्र के पास 63,01,911 शेयर है जिनकी कीमत 5.94% है, जिसमें से 62.40 लाख शेयर गिरवी है। बैंक को मूल रूप से 2008 में चेन्नई में सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था। बैंक बाद में 2015 में सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के रूप में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो गया। सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस को RBI द्वारा SFB स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक और अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई थी। सर्वोदय लघु वित्त बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। बैंक की 565 बैंकिंग आउटलेट्स के माध्यम से पूरे भारत के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक उपस्थिति है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का कौन सा क्षेत्र पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? वो है धर्मदम। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। अपनी फेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्डों में से 66 वार्डों में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की मदद से यह कार्य पूरा हो गया। तो इसके मुख्य बिंदु जान लेते हैं जो अभी तक हुए हैं। केरल, जो भारत में 100% साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य था, शायद भारत का एकमात्र ऐसा राज्य भी है जहां हर गांव में एक पुस्तकालय है। पुथुवाइल नारायण पनिक्कर को भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1945 में केरल में लगभग 50 छोटे पुस्तकालयों के साथ ग्रंथमाला संगम शुरू किया, जो हजारों पुस्तकालयों के एक बड़े नेटवर्क में विकसित हुआ। पीएन पनिक्कर को सम्मानित करने के लिए केरल सरकार ने 19 जून को उनकी पुण्यतिथि 1996 में वायना दिनम पढ़ने का दिन कब बनाया? 19 जून को घोषित किया। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को उनकी पुण्यतिथि को भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में घोषित किया। भारत में राष्ट्रीय पठन महीने के रूप में भी इसे मनाया जाता है। सरकार ने कौन से स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? ई स्पोर्ट्स। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 27 दिसंबर को बहु खेल आयोजनों के एक भाग के रूप में ई स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को मान्यता दी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग द्वारा ई स्पोर्ट्स का संचालन किया जाएगा। यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 77 के प्रावधान में 3 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ई स्पोर्ट्स से संबंधित नियमों में बदलाव के बाद किया जाए। उल्लेखनीय है कि जकार्ता एशियाई खेल 2018 में ई खेलों की नुमाइश खेल के रूप में शामिल किए जाने के बाद से इसे बहु खेल आयोजन का हिस्सा बनाने की मांग उठ रही थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी ई खेलों को बढ़ावा दे रही है और इसी कवायद में जून 2023 में सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह बनाया जाएगा। अगले साल चीन में होने वाले एशियाई खेलों में ई खेलों का पदार्पण होगा। इंडियन एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री ई स्पोर्ट्स को गेमिंग शब्द के तहत क्लब न करने के लिए लड़ रही है। ई स्पोर्ट्स क्या है? ई स्पोर्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग को एक दर्शक खेल में बदल देता है। इसका अनुभव एक पेशेवर खेल आयोजन देखने के समान है। इसमें दर्शक वीडियो गेमर्स को एक आभासी वातावरण में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखते हैं। ई स्पोर्ट्स उद्योग ने यह सुनिश्चित किया कि ई स्पोर्ट्स एक प्रतिस्पर्धी खेल है, जहां ई स्पोर्ट्स एक आभासी इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में वीडियो गेम की कुछ शैलियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इस सर्वेक्षण के अनुसार देश भर में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कम है। यह है आरबीआई ने सर्वेक्षण के अनुसार, आरबीआई ने सर्वेक्षण किया था उसके तहत अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता और समावेशन सर्वेक्षण देश भर में ग्रामीण शहरी आबादी के बीच डिजिटल बैंकिंग जागरूकता और ज्ञान के एक रेशियो घटक रखा जा सकता है। 21 के स्कोर पर दोनों खंडों के लिए औसत 11.7 के साथ एक दूसरे के बराबर है। सर्वेक्षण 3 मानदंडों पर आधारित था: वित्तीय ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार। 21 के कुल स्कोर पर औसत शहरी और ग्रामीण स्कोर 11.7 थे। जोन बार स्कोर इस प्रकार थे: उत्तर क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कोर 11.5 के बराबर थे। इसी तरह पूर्वी क्षेत्र में भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए स्कोर 12.1 था। मध्य क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों के लिए 12.5 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 12.1 से थोड़ा कम था। पश्चिम क्षेत्र ने शहरी क्षेत्रों में 12.6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 12.5 दर्ज करते हुए नेक टू नेक स्कोर दिखाया। दक्षिण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र का स्कोर 11.2 था, जबकि ग्रामीण क्षेत्र का स्कोर 10.3 था। भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देश भर में बहुत अधिक अंतर नहीं दिखा रहा है। यह इंगित करता है कि डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरूकता के संदर्भ में
समाज के सभी वर्गों में ज्ञान में सुधार के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिजली मंत्रालय ने बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया है? DRDO के साथ। वित्त मंत्रालय ने 27 दिसंबर को कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा सचिव आलोक कुमार और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर व कामत ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर, हिमनदी, झीलों और अन्य भू खतरों के खिलाफ आयुक्त शमन उपायों को विकसित करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करना है। DRDO की विशेषज्ञता के उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं बिजली स्टेशनों के लिए व्यापक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में भी किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से विकसित व्यापक समझ के साथ DRDO और संबंधित परियोजनाओं विकासकर्ताओं के बीच अलग और विशिष्ट कार्य किए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के नेतृत्व में विद्युत मंत्रालय ने विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में स्थित हाइड्रो पावर परियोजना में पूर्ण चेतावनी प्रणाली EWS को लागू करने की पहल की है। पूर्ण चेतावनी प्रणाली EWS यह जलवायु परिवर्तन के लिए एक अनुकूल उपाय है जो समुदायों को खतरनाक जलवायु संबंधी घटनाओं के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए एकीकृत संचार प्रणालियों का उपयोग करता है। एक सफल EWS जीवनों और नौकरियों, भूमि और बुनियादी ढांचे को बचाता है और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में योजना बनाने, लंबे समय में धन की बचत करने और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने में सहायता करेगा। तो चलिए ये हो गया है, तो चलते हैं नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पंजाब प्रति किसी परिवार औसत मासिक आय में किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे मेघालय है, दूसरे पे पंजाब है और तीसरे पर हरियाणा है। तो देखिए इस बारे में, प्रति किसी परिवार औसत मासिक आय 29,348 रुपये के साथ मेघालय देश भर में शीर्ष पर है। पंजाब 26,701 रुपये के बाद हरियाणा 22,841 रुपये, अरुणाचल प्रदेश 19,225 रुपये, जम्मू और कश्मीर 18,918 रुपये, केंद्र शासित प्रदेशों का समूह 18,511 रुपये, मिजोरम 17,964 रुपये, केरल 17,915 रुपये, पूर्वोत्तर राज्यों का समूह 16,863 रुपये, उत्तराखंड 13,552 रुपये, कर्नाटक 13,441 रुपये, गुजरात 12,631 रुपये, राजस्थान 12,520 रुपये, सिक्किम 12,447 रुपये और हिमाचल प्रदेश 12,153 रुपये है। पंजाब में देख लेते हैं कौन कौन सी फसलें होती है। पंजाब में उत्पादित प्रमुख फसलों में चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, गन्ना, तिलहन और कपास शामिल है। लेकिन चावल और गेहूँ कुल सकल फसली क्षेत्र का 80% हिस्सा है। तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।